संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक, दिए गए कई निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरायकेला खरसावां से मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण का किया शुभारंभ। कहा, लोगों से अधिक संख्या में अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराने की अपील। लोहरदगा वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग होने जा रही है पूरी। 13 अगस्त से रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का शुरू होगा ठहराव। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने जारी किया आदेश। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 11 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना। रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान 24 मिलीमीटर हुई बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज भी विपक्षी सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान यही स्थिति बनी रही। लोकसभा में आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस आज और कल 2 दिनों तक चलने की संभावना है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने पेश किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जुलाई को यह प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया था। जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया था, पीएम मोदी ने तभी कह दिया था कि विपक्ष 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, और हुआ भी वही। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, तब विपक्षी दल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर एकजुटता का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन इस विपक्षी एकता पर पहले ही दिन से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दलों को भी मालूम है कि लोकसभा में मोदी सरकार के पास प्रचंड बहुमत है और सरकार को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, इसमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि सत्ता के पास पूरे नंबर्स हैं और बहुजन समाज पार्टी यथार्थ में विश्वास रखती है और यथार्थ रूप से किसी चीज को अपोज करने के खड़ा होकर के सिर्फ इसलिए कि उसका विरोध हो, ये नहीं किया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की प्रक्रिया की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 उपबंध 3 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर विपक्ष यह दावा करती है कि मंत्रिपरिषद को सदन का विश्वास हासिल नहीं है और सरकार अल्पमत में आ चुकी है, तो कोई भी लोकसभा सदस्य नियम 198(1) के तहत मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करने के लिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी अध्यक्ष उसे स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पर सच्चाई देश सुनेगा कि हकीकत क्या है, इस ठगबंधन के पीछे सच्चाई क्या है, किस कारण से एक हो रहे हैं ये, तो सारी सच्चाई देश के लोगों के सामने आएगी। और जो मणिपुर को कह रहे हैं, मणिपुर जैसे हालात विपक्ष की जहां सरकारें हैं उससे भी बदतर हालात वहां पर है, वो सच्चाई भी देश जानेगा। एक बार अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू तो होने दीजिए। अविश्वास में यही बताना चाह रहे हैं कि कौन सी ईंट सरकने वाली है। तो मैं तो इस गठबंधन पर यह कहना चाहूंगा कि ये मतलबी गठबंधन है, नेतृत्व सिद्धांत विहीन, नीति विहीन, कार्यक्रम विहीन है। और मतलब में कैसे कैसे अनुबंध हो गए, नेवले और सांप के संबंध हो गए। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आमतौर पर सरकार की नीतियों पर चर्चा होती है और इसका विषय बहुत व्यापक हो सकता है। चर्चा के अंत में मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री सदस्यों की ओर से रखी गई बातों पर विस्तृत जवाब देते हैं। चर्चा पूरी होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष सदन में मौजूद सदस्यों के बीच मत विभाजन की व्यवस्था देते हैं। अगर सदन में उपस्थित सांसदों में आधे से ज्यादा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करते हैं
तो अविश्वास प्रस्ताव असफल हो जाता है और यह साबित हो जाता है कि सरकार के पास बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने गए होते हैं। उच्च सदन यानी राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। गौरतलब है कि पहला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। अंतिम अविश्वास प्रस्ताव जुलाई 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ टीडीपी और अन्य विपक्षी दलों द्वारा लाया गया था। 12 घंटे की चर्चा के बाद हुए मत विभाजन में अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से असफल हुआ। मौजूदा अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की तरफ से जुलाई के महीने में पेश किया गया था, जिसे स्पीकर ने चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया था। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। इससे पहले संसद के लाइब्रेरी हॉल में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद नेताओं को कई सुझाव भी दिए। आला कमान की तरफ से सांसदों को अहम निर्देश दिए जा सकते हैं। राज्यसभा से मंजूरी के बाद संसद ने कल जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे 1 अगस्त को ही पारित कर दिया था। इधर दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में भी पारित हो गया। बिल के समर्थन में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े। लोकसभा पहले ही मंजूर कर चुकी है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केंद्र सरकार के अध्यादेश की जगह ले लेगा। विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि संसद को दिल्ली से जुड़े कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। 40A3C के अनुसार संसद को, ये भी ध्यान से सुने सदन, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। और मानने वाले हम लेकर नहीं आए, कौन लाए? आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार क्षेत्रवार एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री राजस्थान के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। सांसदों के साथ उनकी बैठक होनी है। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में नई ऊर्जा लाने के इरादे से एनडीए सांसदों के छोटे छोटे समूह बनाए गए, जिनसे प्रधानमंत्री अलग अलग दिन पर मुलाकात कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी रणनीतियों पर बात हो रही है। प्रधानमंत्री का फोकस इस बात पर है कि सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बोकारो दौरे के क्रम में कल जिले को कई सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई दर्जन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुखाड़ को लेकर चिंतित है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। श्री सोरेन ने कहा कि परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बोकारो जिले में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भी खोलने की घोषणा की। झारखंड टाइगर योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। ये धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं आपकी शानदार कोशिशों के लिए। आप सब लोगों को जोहार करता हूं। पिछले वर्ष में सुखाड़ पड़ा, इस बार भी सुखाड़ की स्थिति, तो झारखंड जैसे पिछड़े राज्य जहां 80% 90% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं, उन विचारों का क्या होगा। और आजकल राजनीतिक परिभाषा जो बदली है, पिछले वर्ष हम लोगों ने सुखाड़ में किसानों को जो राहत दिया और उस राहत के अनुरूप जो केंद्र सरकार से हम लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए का मांग रखा, उसके बदले में मात्र 500 करोड़ रुपए हमें मिला।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरायकेला खरसावां से कल मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराने की अपील की। श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर काम कर रही है। इस मौके पर जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, सिविल सर्जन अजय सिन्हा समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सभी को प्रोत्साहित किया। ये कार्यक्रम है सघन मिशन इंद्रधनुष। इसमें जो हमारे जन्म से 5 साल के बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं, ताकि कुछ 11 तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो बीमारियां जानलेवा होती हैं। आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस है, गला घोटू है, डायरिया है, तपेदिक है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। 11 बीमारियों को चिन्हित किया है जिनको लेकर बच्चों को हम लोग उसको वैक्सीनेट करते हैं। और ये अभियान 3 दिवस के रूप में चलेगा, 3 बार क्रमांक चलेगा। और इसके पूर्व में भी हम लोगों ने मीजल्स रूबेला के भी टीकाकरण किए थे। गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। डुमरी के अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी शहजाद परवेज ने बताया कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए बीएलओ घर घर जा रहे हैं। यह अभियान 21 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा उपचुनाव होने हैं और जिला प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गई है। वर्तमान में 21 जुलाई से 21 अगस्त तक जो कार्य चल रहा है हाउस टू हाउस सर्वे, जिसमें कि सभी बीएलओ हाउस टू हाउस जा रहे हैं। हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना, जिसमें कि यदि कोई किसी परिवार से कोई व्यक्ति का डेथ हो गया है या किसी की शादी हो गई है या फिर जो नए मतदाता जो उनकी उम्र 18 साल हुई है जो या फिर जो भावी मतदाता जो 18 साल होने वाले हैं उनको भी जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इस क्रम में सभी जो बीएलओ हमारे हैं, बीएलओ दीदियाँ हैं, वो प्रत्येक घर जा रहे हैं और घर जाकर ये सारी सूचनाएं, ये सारे सर्वे उनके द्वारा किया जा रहा है। मेरा अनुरोध होगा आम जनता से भी कि इस कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा सभी बीएलओ का सहयोग करें। जब वो आपके घर जाएं तो उनको सारी जानकारी सही दें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू होगी, जो 10 अगस्त तक चलेगी। आरबीआई गवर्नर द्वारा घोषित किए जाएंगे। आरबीआई ने इसे वित्त वर्ष के अब तक की 2 मौद्रिक नीतियों में रेपो रेट में कोई बदलाव न कर इसे 6.5% पर बरकरार रखा। लेकिन देश में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए मई 2022 के बाद रेपो रेट को कई बार बढ़ाया गया। रांची में जमीन घोटाला मामले में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से ईडी की पूछताछ 11 अगस्त तक जारी रहेगी। कल ईडी की न्यायालय ने रिमांड की अवधि 4 दिन बढ़ा दी। ईडी विष्णु अग्रवाल से 3 अगस्त से पूछताछ कर रही है। रिमांड अवधि पूरा होने के बाद उसे कल ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश कर 7 दिन की रिमांड मांगी गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने 4 दिन की रिमांड की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का आज 5वां दिन भी जारी है। यह सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। अंदर वैज्ञानिक अध्ययन जारी है रखा। ज्ञानवापी के तैयार नक्शे के आधार पर मिल रही आकृति, उसकी बनावट और निर्माण का ब्यौरा टोपोग्राफी शीट पर भी उतारा गया है। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग और स्कैनिंग भी कराई जा रही है। वाराणसी की अदालत के आदेश पर सर्वे पूरा होने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है।
राजधानी रांची के जेल चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित होने वाली 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। महोत्सव की तैयारी को लेकर आदिवासी कल्याण विभाग के अपर सचिव अजय नाथ झा ने कल बैठक की। इस दौरान श्री झा ने सभी पदाधिकारियों के साथ उनके कार्य एवं दायित्व को लेकर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर रांची के उपविकास आयुक्त दिनेश यादव ने भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश दिए। पूरी तरह से तैयारी इसमें लगे हुए हैं। जो 9 तारीख और 10 तारीख को जो बड़े स्केल पे कार्यक्रम होने जा रहा है ट्राइबल डे का, ऑनरेबल सीएम साहब इसमें शिरकत करेंगे। तो सारी फैसिलिटीज़ का हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन कर लिया है, चाहे वो लाइटिंग साउंड शो हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो, तो सभी का इंस्पेक्शन हमने कर लिया है और ये देखा गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके अलावा थोड़ी मानसून से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका भी हमने इंतज़ाम पूरा किया है और वाटरप्रूफ हैंगर्स वगैरह लगाना इत्यादि जो है उसकी व्यवस्था हमने की है। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आज रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में जोहार संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी दिवस को लेकर सरकार की तैयारियों पर तंज किया है। श्री मरांडी ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस की पोस्टर पर सिर्फ पिता पुत्र की तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी महापुरुष इन तस्वीरों से गायब कर दिए गए हैं। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पर कहा कि आदिवासी महोत्सव की झलकियों के नाम पर सिर्फ एक परिवार की झलकियां दिख रही हैं। लोहरदगा रेलवे स्टेशन से दिल्ली सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 13 अगस्त से लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव होगा। इस संबंध में साउथ ईस्टर्न रेलवे ने कल लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का आदेश जारी कर दिया है। स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत ने इस ट्रेन को लोहरदगा स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लोहरदगा में इस ट्रेन के ठहराव की मांग काफी दिनों से की जा रही थी। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि इस वर्ष केंद्र सरकार 15 अगस्त को भी अधिक यादगार बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की है। इसका नाम मेरी मिट्टी मेरा देश दिया गया है। इसमें हर गांव से मिट्टी संग्रह की जाएगी। इससे दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा, जो देश की एकता का प्रतीक होगा। बड़ा एक अभियान हम लोग चलाने वाले हैं, मेरी माटी मेरा देश, और इसके तहत हम लोग हर गांव से माटी एकत्रित करेंगे। माटी को हम लोग ले जाकर दिल्ली ले जाएंगे। दिल्ली में एक अमृत वाटिका हम लोग बनाना चाहते हैं, जो कर्तव्य पथ यानी जहां इंडिया गेट है उसके पास एक अमृत वाटिका बनाएंगे और पूरे देश भर से जो माटी आई है उस माटी को एकत्रित करके देश के लिए एक अमृत वाटिका बनेगा। 75वां वर्ष है हम लोगों का आजादी का, उसके स्मरण में ये एक बहुत सुंदर अमृत वाटिका हम लोग बनाने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्य सरकार ने शिक्षकों के नाम केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्रालय को भेज दिया है। इसमें राज्य के 3 शिक्षकों को नाम शामिल है। इनमें से पूर्वी सिंहभूम जिले के सीएम उत्कृष्ट विद्यालय बर्मा माइंस की शिक्षिका अंजू कुमारी, चतरा के मनोज कुमार चौबे और मोहम्मद इजाजुल हक शामिल हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में परशुडी थाना क्षेत्र की पुलिस ने बागबेड़ा लाल बिल्डिंग के रहने वाले अनूप चक्रवर्ती और उसके सहयोगी परसुडी हलदबनी कमायनी रोड निवासी भीम गागराई को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देशी लोडेड पिस्तौल, 2 मैगजीन, 4 राउंड जिंदा गोली और एक बिना नंबर प्लेट का मोटरसाइकिल बरामद किया है। कल रात्रि में सावन की 5वीं और मलमास की 3री सोमवारी पर कल बाबा नगरी में कांवरियों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा मंदिर में कल 1 लाख कांवरियों ने जलाभिषेक किया। इससे पहले कल अहले सुबह करीब 3 बजे निर्धारित समय पर बाबा मंदिर का पट खोला गया। कांचा जल एवं प्रातःकालीन पूजा के बाद कांवरियों का जलार्पण आरंभ कराया। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन कर रहे हैं।
और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। इसके साथ ही इस साल अब तक 1.5 लाख तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के केवल 34 दिनों की अवधि में ही 4,19,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है। ये यात्रा 31 अगस्त को समाप्त होगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि अपराधी सरकारी संरक्षण में फल फूल रहे हैं। सरकार अपराध करने वालों को लूट में छूट देने का काम कर रही है। श्री भगत हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। रांची के अपर न्यायायुक्त मोहम्मद शहजाद की अदालत में पूर्व विधायक अमित महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। श्री महतो और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने पुलिस को केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया है। हजारीबाग जिले के लोह सिंघना पुलिस ने एक दुकान से ठगी कर 4 एसी लेकर भागने वाले 2 लोगों को रांची से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी तरीके से लिए गए 3 एसी को जब्त किया गया है। साथ ही 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। रांची जिले के नारकोपी थाना क्षेत्र के बोबरो मोड़ के पास सड़क के किनारे ईटा लादा ट्रक पलटने से चालक की मौत हो गई, जबकि ट्रक पर सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के ओरतारा गांव में छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। डीएसपी अरविंद कुमार सिंह डीजीपी के गोपनीय शाखा के प्रभारी बनाए गए हैं। अरविंद कुमार सिंह वर्तमान में डीएसपी स्पेशल ब्रांच के पद पर पदस्थापित हैं। यह जानकारी पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई है। दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की मौत पर उसके परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आतंकवाद निरोधी दस्ता ने रांची पुलिस के सहयोग से शातिर अपराधी रणविजय सिंह को लालपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इसके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अपराधी के खिलाफ रांची के नगड़ी और बरियातू थाने में भी पूर्व से मामला दर्ज है। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के बिरहवा में जंगली हाथियों के झुंड ने एक बार फिर अपना आशियाना बना लिया है। हाथियों का झुंड मरकच्चो दक्षिणी पंचायत के भगवतीडीह स्थित कूदर गांव में धान का बिजड़ा को रौंदकर बर्बाद कर दिया। रांची जिले में अवैध शराब अड्डों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर जिला उत्पाद विभाग की टीम ने इटकी थाना क्षेत्र के गोपला टोली, नगरी थाना क्षेत्र के पिस्का और बेड़ो थाना क्षेत्र के टैरों में छापेमारी कर 3 लोगों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। खूंटी जिले में सीआरपीएफ 94 बटालियन के कमांडेंट राधेश्याम ने 209 कोबरा कैंप परिसर में आयोजित 3 दिवसीय अंतर बटालियन ग्रुप केंद्र क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। मौके पर कमांडेंट ने खिलाड़ियों से अनुशासन बनाकर खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। रांची के तिरिल आश्रम के खादी ग्राम उद्योग के बुनकरों को भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से सम्मान प्रदान किया गया। इस दौरान स्वदेशी अपनाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करने पर जोर दिया गया। राज्य के 15 शहरी निकायों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत 1,63,393 आवासों को निःशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना पर कुल 1,447 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह राशि एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक और अमृत योजना से खर्च की जाएंगी। इसे लेकर कल रांची स्थित जूडको के सभागार में परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में प्री-वीड बैठक हुई, जिसमें देश के कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। और अब बात करते हैं मौसम की। राज्य में मानसून की सक्रियता बरकरार है और इस वजह से राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 11 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
रांची सहित देश में दूरदर्शन के विभिन्न प्रादेशिक समाचार एकांश में कुल 215 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। रांची के लिए वरीय संवाददाता, एंकर सह संवाददाता, बुलेटिन एडिटर, कॉपी एडिटर, ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट, वीडियोग्राफर, पैकेजिंग सहायक, कंटेंट एग्जीक्यूटिव के पद ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी applications.prasarbharati.org ऐप पर आवेदन भेजे जा सकते हैं। कोई दिक्कत होने पर स्क्रीनशॉट के साथ hr.ddnews@gmail.com पर दिक्कत साझा करें। अधिक जानकारी applications.prasarbharati.org पर देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। मौद्रिक समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होने जा रही है। 6 सदस्यों वाली एमपीसी की ये बैठक 10 अगस्त 2023 तक चलेगी। आरबीआई गवर्नर 10 अगस्त को इस बैठक के जो नतीजे हैं उनकी घोषणा करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन किया। 12 सरकारी बैंकों का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून की अवधि में कुल मुनाफा 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जुलाई महीने में शानदार वृद्धि दर्ज की है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक जुलाई 2023 के दौरान ऑटोमोबाइल बिक्री में 10% की बढ़त दर्ज की गई। हेल्थ केयर और आईटी सेक्टर के शेयरों में दिवाली से घरेलू शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। सीएसई सेंसेक्स 232.23 अंक यानी 0.35% उछाल के साथ 65,953.48 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 80.30% की तेजी के साथ 19,597.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला गुयाना में आज खेला जाना है। टीम इंडिया तीसरे टी20 में सीरीज को हाथ से बचाने के लिए उतरेगी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने सोमवार को दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह भी बना ली है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले जा रहे फीफा महिला विश्व कप और आज राउंड ऑफ 16 के पहले मुकाबले में कोलंबिया का सामना जमाइका से। विजेता टीम इंडिया टीम अंतिम 8 में इंग्लैंड से भिड़ने वाली है। फीफा महिला विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के दूसरे मुकाबले में आज फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक। दिए गए कई निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरायकेला खरसावां से मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण का किया शुभारंभ। कहा, लोगों से अधिक संख्या में अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराने की अपील। लोहरदग्गा वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग होने जा रही है पूरी। 13 अगस्त से रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का शुरू होगा ठहराव। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने जारी किया आदेश। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 11 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना। रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान 24 मिलीमीटर हुई बारिश।